हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बच्चे सारे के सारे अच्छे होंगे। बच्चों, अपन इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीट कर चुके हैं और अपन आज इस लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ जाओ बच्चों, लेक्चर नंबर 7 के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा जी आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा जी आज की नई हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। और बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, आपको मैं पहले बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ कि इसकी बेसिक रिएक्शन कैसी होगी। बेसिक रिएक्शन देखना बेटा, आर और इसके साथ में कौन जुड़ दिया होगा, एक्स, आर एक्स एल्किल क्लोराइड। अब तक तो अपन एल्किल क्लोराइड बना रहे थे, एल्किल हैलाइड बना रहे थे। अब अपने पास में सबस्ट्रेट के रूप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाएगी न्यूक्लियोफाइल के साथ। कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और आर के ऊपर अटैक करेगा और सीएल को भगा देगा। जैसे ही सीएल को भगाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, आर। तो बेटा क्या बन जाएगा, आर और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और प्लस में एक्स नेगेटिव के रूप में बाहर चला जाएगा। ये अपना रिएक्टेंट होगा और ये बेटा प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से एक्स नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब देखो बेटा, ये सिंपल रिएक्शन है। इस सिंपल रिएक्शन के पाथ अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके बेटा जी दो पाथ होते हैं। कौन कौन से दो पाथ होते हैं, इस रिएक्शन को मैं दो भागों में क्लासिफाइड करता हूँ। बेटा इस रिएक्शन को मैं। तो पहली रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे ही बेटा सेकंड नंबर पे रिएक्शन होगी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, पहली होगी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी होती है बेटा अपने पास में बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को काफी लंबा चौड़ा नाम हो गया ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना टाइम नहीं है बेटा इतना बड़ा नाम बोलने के लिए, तो अपन इसको शॉर्ट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, SN1। क्या बोलेंगे बेटा इसको, SN1 बोलेंगे। और ऐसे ही बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काफी बड़ा नाम हो गया, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, SN2 रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे से अपन इनको किस नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, किस नाम से बुलाएंगे, किस नाम से इनको मेमोराइज करेंगे, अपन बोलेंगे इनको SN1 और SN2 रिएक्शन।
ठीक है बेटा। आओ बेटा मैं आपको एक एक रिएक्शन करके पहले बातें कर लेते हैं। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बेटा आज के लेक्चर की अपनी रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, नीट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बेटा इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देने वाला हूँ। देखना बेटा, इस रिएक्शन के लिए ये 2 स्टेप के अंदर परफॉर्म होती है बेटा। कितनी स्टेप में परफॉर्म होती है बेटा? ये 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट होती है बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट होती है अपने पास, स्टेप नंबर फर्स्ट होगी आर पॉजिटिव, सॉरी आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स, ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूटेंगे बेटा जी। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, और टूटेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में टूटेंगे। टूटने के बाद यहाँ से आर पॉजिटिव और बेटा Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करके जाएगा। इसका फॉर्मेशन करके जाएगा, आर पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करके जाएगा। ये आर पॉजिटिव जो बना है, ये मेरे पास में रिएक्शन में पहली बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? फर्स्ट कार्बोकेटाइन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? फर्स्ट कार्बोकेटाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा इसको? फर्स्ट कार्बोकेटाइन बोला जाएगा। और फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात है, जिस स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप कहते हैं। जिस स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो बेटा इस स्टेप को क्या बोला जाएगा? RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद बोला जाता है। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। जब जब अपने को कार्बोकेटाइन का जब जब अपने पास कार्बोकेटाइन बनता है, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, तब तब अपने को पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना है। तो इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या करवाना पड़ेगा बेटा जी? पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। अब पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाने के बाद बनने वाला जो भी लास्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उसके ऊपर दैट मीन्स स्टेप नंबर सेकंड, अब उस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो भी इससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होके आया है, उस स्टेप के ऊपर, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे बेटा। किसका अटैक करवाएंगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, और अपने को आर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, अब ये न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जिधर आर जुड़ा हुआ था, उस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास में आर है और इसी डायरेक्शन में के अंदर मेरे पास में एक्स जुड़ा हुआ है, इसी डायरेक्शन में एक्स जुड़ा हुआ है। तो इसी डायरेक्शन से एक्स जुड़ा हुआ था, उसी डायरेक्शन से यदि मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल आ गया तो एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, ये न्यूक्लियोफाइल यदि पीछे से आके अटैक कर दिया तो कंपाउंड दूसरा बन जाएगा। सामने से अटैक करता है तो रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, पीछे से आके अटैक करता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ से कि यदि आर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है,
तो रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कौन सा रे? रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और बेटा न्यूक्लियोफाइल यदि पीछे से आकर अटैक करता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कौन सा रे मुन्ना? इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ध्यान देना मेरी बातों को। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर 49% तो रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट 51%, 51% इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस वजह से ये लगभग समान क्वांटिटी में प्राप्त होते हैं। प्रोडक्ट समान क्वांटिटी में प्राप्त होते हैं। एक का कॉन्फ़िगरेशन यदि मेरे पास में R है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में S होगा। कॉन्फ़िगरेशन एक का R है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S होगा। दोनों समान क्वांटिटी में प्राप्त होते हैं। इस वजह से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। वो क्या बनेगा बेटा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। वो कैसा बनेगा बेटा? रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रेशमिक मिक्सचर बनता है। रेशमिक मिक्सचर बनता है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अब सुनना, आर कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देते हैं उन्हें अपन आर कॉन्फ़िगरेशन वाले बोलते हैं। और एस कॉन्फ़िगरेशन वाले किसे बोलते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एस कॉन्फ़िगरेशन वाले बोलते हैं। अब देखो बेटा, इसमें 49% तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हैं और 51% अपने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करने वाले, लगभग समान ही हो गए। तो इस वजह से अपने पास में जो भी प्रोडक्ट हुआ है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करवाएगा, अर्थात अपने पास में अनडिवाइडेड रहेगी अपने पास में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी अपने पास में। समझ में आ रही है मेरी बातों को? प्रोडक्ट प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा। देखो बेटा, 50 तो क्लॉकवाइज और 50 एंटी क्लॉकवाइज, हो गया न्यूट्रल। हो गया न्यूट्रल। आ रही है मेरी बात समझ के अंदर? ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। ध्यान सुनना बेटा मेरी बातों को। अब सर ये पीछे से आके अटैक किया, सामने से आके अटैक किया, हमें समझ में नहीं आया। अब थोड़ा इसको और ब्रीफ में समझो। आ जाओ बेटा, इसको और ब्रीफ में समझा देता हूं। ध्यान से देखना बेटा, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझा देता हूं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री देखना बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास में Me दे रखा है, इधर pH दे रखा है, इधर कौन दे रखा है? Et दे रखा है। अब सुनना, इसका मेरे को तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा 1, इसको बोला गया, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 4। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुना, ध्यान सुना। अब सुनो, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा? देखो बेटा, 1 से 2 तो काफी दूर हो गया, तो 2 से 3 चलते हैं तो किस डायरेक्शन में हो गया मेरा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो क्या बोला जाता है बेटा? एस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है? एस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हो गई बेटा इसके बारे में बातें। अब ध्यान से सुनना आगे की बातें। अब अपने को स्टेप नंबर फर्स्ट की बात ध्यान में रखो। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा बेटा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से X नेगेटिव बाहर चला जाएगा। और जैसे ही ये X नेगेटिव बाहर जाएगा, जैसे ये X नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो बेटा जी पीछे क्या छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? Me। और इधर कौन आ जाएगा बेटा? PH। इधर कौन आ जाएगा बेटा? Et। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। जब अपने पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो किस हाइब्रिडाइजेशन में रहता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहने का मतलब टेट्राहाइड्रल शेप ज्योमेट्री प्राप्त करके रहता है। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री प्राप्त करके रहता है। अब सुना बेटा, अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? 3। और 3 बॉन्ड होते हैं तो अपने स्टेरिक नंबर कितना हो चुका? 3। 3 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडेशन कितना बोला जाएगा? sp2। कितना एक हाइब्रिडेशन बोला जाएगा बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन होने का मतलब प्लेन में होना। sp2 होने का मतलब कितना हो जाना बेटा अपने पास में? प्लेन में होना। अब सुनो बेटा, जो 3 बॉन्ड है वो तीनों के तीनों बॉन्ड कैसे होंगे? प्लेन में होंगे। 3 जो बॉन्ड है, जैसे बीच में कार्बन है, इधर की डायरेक्शन में Me हो गया, इधर की डायरेक्शन में Et हो गया, और इधर की डायरेक्शन में कौन हो गया बेटा? पीएच हो गया। सारे के सारे कैसे हैं? एक ही प्लेन में है। अब जो फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट पी ऑर्बिटल बच गया, वो उसकी आधी लूप तो ऊपर और आधी लूप
नीचे हो गई मेरे पास में, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं क्या बोलूंगा कि यदि मेरे पास ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड होंगे, उन तीनों बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो चुका है मेरे पास में, एमी इधर आ चुका है, इधर पीएच इधर आ चुका है, इधर मेरा ईटी इधर आ चुका है। अब सुनना बेटा, जो मेरा वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट पी ऑर्बिटल आधा तो ऊपर आ चुका है और आधा ही किधर है बेटा, नीचे की डायरेक्शन में। आधा ही किधर है, नीचे की डायरेक्शन में है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को। ये हो चुका, अब वो प्लेन में आ चुका, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। अब हाफ हाफ तो इधर आ चुका, हाफ इधर आ चुका। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल दूर से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल दूर से आ रहा है। अब दूर से आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जाके अटैक करेगा, ध्यान देखना बेटा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से इसको दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया है। यहाँ से मैंने इसको कितने भागों में क्लासिफाइड कर दिया बेटा, दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया है। ध्यान देना बेटा, यहाँ से यहाँ से स्टेप नंबर सेकंड चल चुकी है, स्टेप नंबर सेकंड चल चुकी है। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बेटा किधर जाके अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर की डायरेक्शन में अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में अटैक कर दिया। और जैसे ही बेटा ये ऊपर की डायरेक्शन में अटैक करेगा, जैसे ही ये ऊपर की डायरेक्शन में अटैक करेगा बेटा, तो क्या बन के जाएगा, यहाँ से ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, ये ऊपर की डायरेक्शन में अटैक करेगा। एम इधर आ चुका, इधर मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, इधर कौन आ जाएगा बेटा, पीएच आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा, ईटी आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब जो ये दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, ये दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर सकता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से जाके अटैक करेगा। किधर से जाके अटैक करेगा बेटा, नीचे से अटैक करेगा। और नीचे से अटैक करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन के जाएगा बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन के जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, एमी तो इधर आ जाएगा, ईटी इधर ही रहेगा, और इस बार न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और पीएच मेरा इधर आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, अपने पास में ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बोला जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो। इसका फर्स्ट रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखो और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखो। जहां पे बेटा एक्स जुड़ा हुआ था, देखो बेटा, जहां पे एक्स जुड़ा हुआ था उसी जगह आके कौन जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में एस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। निकाल के देख लो, 1 2 3 और 4, 2 से 3 चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा आएगा, एस आ जाएगा। दैट मीन्स ये तो कैसा बन जाएगा बेटा अपने पास में, रिटेंशन। कैसा बनेगा, रिटेंशन। कैसा बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, हाँ, तो 2 से 3 चलेंगे तो कैसा चला जाएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चलेगा तो मुन्ना कैसा आएगा रे, आर आएगा। कैसा आएगा रे मुन्ना, आर आएगा। आर आएगा तो अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा, आर आ गया। आर आ गया मतलब उल्टा प्रोडक्ट प्राप्त हो, उल्टा प्रोडक्ट बोले तो इन्वर्जन। कैसा रे मुन्ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अब इन्वर्जन जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है बेटा, इन्वर्जन जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ये तो पीछे से अटैक करने वालों की संख्या कितनी में रहेगी, 51% रहेगी। कितनी प्रतिशत रहेगा पीछे से अटैक करने वालों का, 51% रहेगा रे मुन्ना। और सामने से अटैक करने वालों का कितना परसेंटेज रहेगा, 49% रहेगा। कितना रहेगा, 59% रहेगा बेटा जी। अब ध्यान सुनना, ये रहेंगे आपके पास में, ये इसकी पूरी की पूरी मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दी है SN1 रिएक्शन की। ध्यान से देखना बेटा, अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में भी बातें कर देता हूँ। इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करता हूँ आपके सामने। तो देखो बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना इसका अच्छे तरीके से। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना रे बेटा जी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर तो सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ही। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, देख लो बेटा, इधर हो जाएगी रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन बोल दो, रिएक्शन प्रोपोगेशन बोल दो। ठीक है बेटा, और इधर आ जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सुनना, देखो बेटा, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट अपने पास में स्टेबल ज्यादा होता है तो उसकी एनर्जी
कम होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनना, अपने पास में कितनी स्टेप थी, 2 स्टेप बनी, तो 2 स्टेप बनी तो दैट मींस अपने पास में 2 हाईएस्ट पीक आएगी, तो 2 हाईएस्ट पीक आएगी। तो पहली जो पीक होगी बेटा वो ज्यादा बड़ी होगी, फिर उसके बाद में जो सेकंड जो पीक होगी वो सेकंड पीक अपने पास में क्या होगी बेटा, कम होगी। वो सेकंड पीक क्या होगी, कम होगी। वो सेकंड पीक क्या होगी बेटा, कम होगी, मतलब ऊंचाई उसकी कम होगी। फिर उसके बाद सीधा अपने को तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा भाई, यहाँ पे क्या बन चुका है, आर पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हुई थी, एनर्जी कम हुई थी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आर न्यूक्लियोफाइल टूट रहा था। यहाँ पे आर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो रहा था, आर जो एक्स है वो टूट रहा था, और यहाँ पे आर न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। वो आर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ रहा था। ये इसका बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसको अच्छे से देखना। अब ध्यान सुनना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सर ये कैसे देखते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा, मैं इस लाइन को थोड़ा आगे तक और लेके जाता हूँ, इस लाइन को मैं पीछे तक और लेके आ जाता हूँ अपने पास में। तो बेटा ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। अब ध्यान सुनना, यहाँ से मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है। तो मेरे को एक बात दो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आओगे तो एनर्जी बाहर छोड़ के आओगे या एनर्जी लेके आओगे, एनर्जी बाहर छोड़ के आओगे। भाई रिएक्टेंट में ज्यादा है एनर्जी तो एनर्जी देगा ये, फिर उसके बाद में कम एनर्जी का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो एनर्जी दे के जाएगा, एनर्जी एनवायरमेंट में दे के जाएगा, तो एनर्जी एनवायरमेंट देगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी रे मुन्ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी रे मुन्ना। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का बोले तो ऐसी रिएक्शंस जो एनवायरनमेंट में एनर्जी रिलीज करके आती है वो अपने को ज्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस बोले तो सर क्या रे, स्पॉन्टेनियस बोले तो जिनको करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी रिएक्शंस जो स्वतः हो जाए, ऐसी रिएक्शंस जो स्वतः हो जाए, या फिर उनको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए, थोड़ा सा पुश कर दिया और रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो गई। आगे चल के उनको ज्यादा कहना नहीं पड़े कि भाई तुम हो जाओ, ठीक है कि नहीं है। तो उनको या तो थोड़ा सा पुश कर दे या फिर ऑटोमेटिकली स्वतः ही हो जाए, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें के अंदर एनर्जी बाहर निकलती है वो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। तो इसका नेचर कैसा है बेटा, स्पॉन्टेनियस नेचर है। इसका नेचर कैसा है, स्पॉन्टेनियस नेचर है। कैसा नेचर है, स्पॉन्टेनियस। किसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटा जी। ये किस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को ये तो हुई इसके बारे में बातें। अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाई जाती है। ये पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाई जाती है। इस रिएक्शन के ऊपर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को भी मैं आपको समझा देता हूं। चलो आओ बच्चों, ध्यान से सुनना बेटा। अगला जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से देखना बेटा। इस रिएक्शन के अंदर पोलर 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 इसके अंदर पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, आप तो एक ही मिनट में याद करने का तरीका बताओ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते किसे हैं, ध्यान से देखना बेटा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते किसे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सीधा अटैच्ड हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट अटैच्ड हो। डायरेक्ट क्या हो बेटा, अटैच हो।
ठीक है बेटा, डायरेक्ट। अच्छा सर आप तो थोड़े बहुत एग्जांपल बता दो, हमें याद हो जाएगा। देखो बेटा एग्जांपल देख लो, जैसे HOH कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक हो गया। जैसे ROH कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक हो गया। जैसे RC डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन के साथ में जुड़ कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ गई होगी मेरी बातें, इन्हें क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनना। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम कैसे करता है रिएक्शन के ऊपर, आप तो ये भी तो बता दो। देखो बेटा ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे काम करेगा, ये देखो बेटा RX होगा, ये स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, 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 स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव, X नेगेटिव का। अब ध्यान सुनना, जिस स्टेप के अंदर ये कार्बोकेटाइन जितना, देखना बेटा यहाँ से जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी मैं लाइंस बोल रहा हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से और बिल्कुल स्लोली तरीके से अच्छे से सुनना। काफी इंपॉर्टेंट लाइनें बोलूंगा और काफी इंपॉर्टेंट शब्द बोलूंगा आपके सामने। ठीक है बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से सुनना, समझ में नहीं है तो 4 बार सुनना इन बातों को, ध्यान सुनना। मैं क्या बोल रहा था, रिएक्शन ये थी कि RX था, ये RX स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर टूट के R पॉजिटिव और X नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा था। किसका फॉर्मेशन कर रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा था। अब ये कार्बोकेटाइन जिस स्टेप में बनता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, बोले तो RDS स्टेप कहते हैं। अब सुना, जिस स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता उसे RDS स्टेप कह रहे थे। अब सुनना, जिस स्टेप के अंदर ये कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। जिस स्टेप के अंदर ये कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। तो बेटा ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने से क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने से, ध्यान सुनना, अब इन दोनों के बीच में पार्शियली बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियली बॉन्ड आ चुके हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मेंशन है। और H2O ले लो, अल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इनके अंदर तो वैसे ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बेटा यहाँ से HOH। अब ध्यान सुनना, यहाँ से इनके बीच के अंदर ये इसको खींचना चाहेगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, और एक दूसरे से खींचेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। और ये बॉन्ड जैसे ही आसानी से टूट जाएंगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन फट से हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ रिएक्शन फास्ट हो गई। रिएक्शन कैसी हो गई बेटा जी, फास्ट हो गई। तो मैं सीधी सीधी भाषा में क्या बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट डालने से क्या हुआ, सॉल्वेंट डालने से जो रिएक्टेंट था, उन रिएक्टेंट के अंदर R और X के बीच में जो बॉन्ड थे उस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने का काम किया है, उनको तोड़ने का काम किया है, और तोड़ने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। और तोड़ने के बाद किसका फॉर्मेशन हो चुका है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, और कार्बोकेटाइन से सीधा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को, ध्यान से सुनना। अब देखना बेटा, मैं आपको यहां से एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से और सुनना। देखो बेटा काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। मैकेनिज्म कहां गई, हाँ ये रही। अब ध्यान सुनना, देखो बेटा यहां से इस मैकेनिज्म के अंदर, इधर आओ, अपने को इस मैकेनिज्म के अंदर यहां से कौन गया था बेटा, X नेगेटिव बाहर जा चुका था। अब सुनना, यहां से X नेगेटिव बाहर जा चुका था। अब इस न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ही इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर, मतलब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल ही अटैक किया। ये न्यूक्लियोफाइल ही अटैक क्यों किया, ये X नेगेटिव भी तो अटैक कर सकता था भाई, इस X नेगेटिव के पास में भी तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है। मैं कह रहा हूं इस X के पास में भी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है, ये भी तो अटैक कर सकता था। ये न्यूक्लियोफाइल ही जाके यहाँ पे जाके अटैक क्यों किया, बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके अटैक कर रहा है, और ये X नेगेटिव इसके ऊपर जाके अटैक क्यों नहीं किया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक क्यों करता है, ध्यान सुनना। ये जो एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव अटैक करने के लिए फ्री तो रहना चाहिए, ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये कहां जा चुका है, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में ग्लू ग्लू करने में व्यस्त हो गया। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में ग्लू ग्लू करने में व्यस्त हो गया। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में ग्लू ग्लू करने में व्यस्त हो गया। सर ग्लू ग्लू बोले तो अरे तुम नौजवान हो रहे, तुम सारी चीज जानते हो, आजकल के छोरे छोरी कोई कमजोर थोड़ी है। ठीक है बच्चों, ये ग्लू ग्लू करने में व्यस्त हो गया। जैसे ही ये ग्लू ग्लू करने में व्यस्त हो गया तो अब ये फ्री नहीं है अटैक करने के लिए। तो अब जब अटैक करने के लिए फ्री नहीं है तो फिर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्या हो चुका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का देखो बेटा जी, यहां से दो मेजर इंपॉर्टेंट यूज आ चुका। पहला यूज तो क्या आ चुका कि यहां से रिएक्टेंट के आर और एक्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना, दोनों के बीच को बॉन्ड को तोड़ना, पहला काम। दूसरा काम क्या आ चुका कि जो एक्स नेगेटिव है वो दोबारा जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक नहीं करे, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको, एक्स नेगेटिव को चारों तरफ से सोलवेंट करके रखता है, घुमा के रखता है उसके ऊपर चारों तरफ, अपने पास में उसके चारों तरफ घूम के रहता है अपने पास में, और यहाँ से हाइड्रोलाइज कर देता है इसको। ऐसे मान के चलो आप लोग, क्या कर देता है इसको, हाइड्रोलाइज कर देता है उसको, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से ये एक्स नेगेटिव दोबारा कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके अटैक नहीं कर पाता। बात समझ में आई होगी मेरी। मैंने यहां से आपको क्या बोल दिया, एक बात और बता देता हूं, देखो बेटा यहां से मैं आपको एक बात और बता देता हूं। यदि आर एक्स के अंदर अपन पानी मिला देते हैं तो अपन इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हाइड्रोलाइसिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस। और यदि बेटा आर एक्स के अंदर एल्कोहल मिला दी, क्या मिला दी, एल्कोहल मिला दी, तो इसको बोलते हैं बेटा एल्कोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोलाइसिस, एल्कोलाइसिस। और बेटा आर एक्स के अंदर आर सी डबल बॉन्ड OH मिला दिया, और तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, एसिटोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटोलाइसिस। ये आगे चल के यूज में आएंगे बेटा आपको, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है कि एसिटोलाइसिस, एल्कोलाइसिस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन वर्डों का मतलब क्या हो। एल्कोहल में पानी मिलाया जा रहा है, एल्कोहल के अंदर एल्कोहल मिलाया, आरएक्स के अंदर एल्कोहल मिलाई जा रही है, ठीक है, और केस के अंदर आरएक्स के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको वर्डिंग पता होना चाहिए। तो बेटा आपको अभी समझ में आ चुका होगा मेरी तरफ से शायद कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज है, पहला काम तो ये है कि आर एक्स के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज करने में मदद करना, दूसरा एक्स नेगेटिव को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखना ताकि ये दोबारा जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक नहीं करे। ठीक है बच्चों, अब सुनो बेटा, अब जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है उन सब चीजों को अपन समराइज करते हुए इसके कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ मैं इसके कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, किसके कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जिनको अपन बड़े प्यार प्रेम से किस नाम से पुकारते हैं, HR पॉइंट के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं बेटा, HR पॉइंट के नाम से पुकारते हैं। देखो बेटा यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स आपको एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज पूछे जाते हैं। देखो बेटा पहली बात तो ये है कि ये जो रिएक्शन है वो यूजुअली 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन एंड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। So rearrangement may be possible, सेकंड नंबर पे ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट स्टेप इज द RDS स्टेप या फिर स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लो स्टेप। थर्ड नंबर पे बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान देखना, जो
RDS स्टेप होती है विथ रेस्पेक्ट हैलोजन। हैलोजन के कॉन्सेप्ट के अंदर इसको अपन क्या बोला जाएगा कि RDS स्टेप के अंदर RDS स्टेप के अंदर मेरे पास में रिएक्टेंट RX हुआ, तो वो क्या क्या उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी हैलोजन के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, विथ रेस्पेक्ट हैलोजन के रेस्पेक्ट में। तो बेटा तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्या सोचना है, कॉन्सेप्ट सोचना है बेटा बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी, बॉन्ड एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी बेटा जी, फास्ट होगी। मतलब R और X के बीच का बॉन्ड जितना ज्यादा कमजोर होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। तो R और X के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और सबसे कम किसकी होती है, RF की होती है कि RI की होती है, RI की होती है रे मुन्ना, किसकी होती है रे, RI की। तो RI रिएक्शन फास्ट करेगा एज कंपेयर टू RBR, एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RF तो रिएक्शन बहुत स्लो ही देता है, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट, यदि यदि ध्यान से देखना बेटा, यदि रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी जाए, किसके रेस्पेक्ट में पूछी जाए, किसके रेस्पेक्ट में पूछी जाए, एल्काइल के रेस्पेक्ट में पूछी जाए, तो पहली पहली बार बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो क्या बोला जाएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर डाई के प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, फर्स्ट कार्बोकेटाइन, फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये अपना कॉन्सेप्ट है बेटा जी, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहां से कितने पॉइंट हो चुके बेटा, 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट बोल रहा हूं कि रेट की बात की जाए केमिकल काइनेटिक्स से, तो रेट लिखी जाएगी बेटा इसकी कि KRX, सिर्फ और सिर्फ RX की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँ तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 5th नंबर पे ऑर्डर बता दो, ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1। तो ऑर्डर 1 है तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा जी, 1 हो जाएगी। दूसरी बात करता हूँ 6वें नंबर पे, 6 नंबर पे बात करता हूँ, इसमें सॉल्वेंट कैसे लिया जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। कैसा सॉल्वेंट लिया जाएगा, पोलर प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड हो हाइड्रोजन से, उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेंगे, कैसे होंगे बेटा जी अपने पास में, वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे अपने पास में। नेक्स्ट 8 नंबर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो प्रोडक्ट अपने को कितने कितने प्राप्त होंगे, वो कितने कितने प्राप्त होंगे बेटा जी, वो अपने को इनकम्प्लीट racemization occurs अपने को रेशमाइजेशन, ठीक है कि नहीं, इनकम्प्लीट प्राप्त होगा जिसके अंदर मोर होगा इन्वर्जन एंड लेस होता है रिटेंशन, लेस क्या होता है बेटा जी, रिटेंशन, ठीक है। और अपने को तो इनका रेशियो पता है कि रिटेंशन और इन्वर्जन ये तो कितना होता है बेटा 49% और ये कितना होता है 51%, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट बोल रहा हूं आपके सामने, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of nucleophile
न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करती है बेटा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान से रखना। अब देखो बेटा, इन्हीं के साथ में अपनी जो SN1 रिएक्शन है, वो SN1 रिएक्शन की कहानी होती है अपने पास में समाप्त, ठीक है बेटा। आपको मैं इसका शार्पली रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ बेटा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इसका क्विक फास्ट रिवीजन देखना, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने आज आपको क्या स्टार्ट किया था, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करवाई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए RX न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जाके अटैक करेगा, R न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा अपने पास में, ठीक है बच्चों। ये कितने टाइप की होती है अपने पास में, 2 टाइप की होती है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होगी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको बड़े प्यार प्रेम से SN1 और SN2 के नाम से पुकारा जाता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का स्टेप, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। रेडी डिटरमाइनिंग स्टेप, पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 के अंदर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट 2 प्रकार के बनेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन, 49% और 51%। और रेशमी मिक्सचर कैसा होगा, इनकम्प्लीट रेशमी मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने के लिए चलता हूं बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने के लिए चलता हूं। RX तो यहां से हट के जा चुका होगा, RX तो यहां से हट के जा चुका होगा, और अपने पास में sp2 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 इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद अपने पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये कहां से अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब ये ऊपर से जाके अटैक करेगा तो अपने को तो इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जब ये नीचे से जाके अटैक करेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा अपने को, ठीक है कि नहीं। इसका एनर्जी जो प्रोफाइल डायग्राम होगा, इसमें 2 पीक होगी। पहली पीक होगी RX की, RX के बॉन्ड क्लीवेज की, और जो सेकंड जो पीक होगी, जो सेकंड पीक होगी वो R न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड फॉर्मेशन की होगी। यहाँ पे किसकी होगी बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन की होगी। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, ठीक है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्या होगा, R और X के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज करना। दूसरा काम क्या होगा, X जो नेगेटिव होगा, X नेगेटिव होगा, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि ये कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके दोबारा अटैक ना कर सके, ठीक है बच्चों। यहाँ से RX के अंदर H2 मिला दिया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, RX के अंदर H2 मिला दिया जाएगा, एल्कोलाइसिस, और RX के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला जाएगा, एसिटोलाइसिस बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। फर्स्ट स्टेप को RDS स्टेप बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि हेलोजन के रेस्पेक्ट में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी, तो RX रिएक्शन फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू Br, Cl और HF के कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ से अपने पास में बेटा एल्किल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन भी उतनी ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। इसकी काइनेटिक देखना बेटा, काइनेटिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है कि नहीं है। यहाँ काइनेटिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। R के मल्टीप्लाई बाय में RX की कंसंट्रेशन, तो ऑर्डर कितना होगा 1, मोलिकुलरिटी कितनी होगी 1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज लिया जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा जी। देखो बेटा, इसी के साथ अपनी आज का सेशन होता है समाप्त। अगले आने वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, SN2 रिएक्शन की। जब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगातार रूप से पढ़ते रहो, ठीक बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।